ओके, तो dy बटा dx, अगर आपको dy बटा dx निकालना है तो आपको क्या है, sin x का फॉर्मूला आता है cos x, लेकिन sin 4x का नहीं आता। तो आप 4x को अपने मन में मान, पहले तो 1/2 को आगे रखो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है तो वो आगे ही आ जाता है। तो हाफ साइन 4x, साइन x का हो जाता है cos x, लेकिन यहाँ पर है 4x, तो 4x को हमने अपने मन में मान लिया u, तो साइन u का हो जाएगा cos u, यानी कि cos 4x। ओके, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और जिसको u माना है 4x, इसका दोबारा करो, तो 4x का दोबारा करोगे कितना आएगा यश, यश गुप्ता, 4x का फोर दोबारा एक्स करोगे तो कितना आएगा? 4x का सर 4x। पक, 4x का डिफरेंशिएशन करोगे 4x ही आएगा। जतिन तुम बताओ। 4 4 आएगा, x का कितना आएगा? 1 हो जाएगा सर। x का 1 हो जाएगा, 4 का 4 ही बचेगा, तो 4 बचेगा, तो 2 से 4 कट गया, 2 टाइम्स, आंसर कितना आ गया? 2 cos 4x। मतलब इसका sin 2x cos 2x का डिफरेंशिएशन जब आप करते हो तो आपका आंसर आता है 2 cos 4x। क्लियर है बच्चा पार्टी? क्लियर? यस सर। कोई समस्या है तो पूछ लो, नहीं है समस्या? सर अगल... cos 2x का क्या हुआ यहाँ पे? अरे फॉर्मूला नहीं पढ़ाया मैंने, फॉर्मूला साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप भूल जाओगे तो फिर कैसे चलेगा है? अगर आप फॉर्मूले भूल जाओगे तो ब्रह्मा जी भी आ जाए तो नहीं समझा पाएंगे तुम्हें। साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, और यहां पर थीटा की जगह क्या है, 2x। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यश गुप्ता तुम ध्यान से देखना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। अब फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो वो थोड़ी मैं याद कराऊंगा, बताओ मैं करा पाऊंगा क्या तुमको अगर फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो? समझ में नहीं आ रहा है क्या यश? आ गया सर, इतना तो आ गया। हाँ, तो फिर क्या चीज नहीं आई? अब इतना सर आ गया तो बचता क्या है? ट्रिपल सर, वो ट्रिपल वाले में। 3 बार जो करना है, हाँ सर। चलो 3 बार क्या 30 बार भी होगा ना तो भी कर लेंगे, मुझे देखने दो 3 बार वाला कौन सा फॉर्मूला है। 3 बार वाला इसमें तो मुझे, हाँ ये है ना, जैसे हमको दिया है सबसे लास्ट वाला y बराबर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब देखो इसको भी शॉर्ट में करते हैं अपन। मैं सोच रहा हूं काश ये 1 प्लस कोसेक स्क्वायर x की जगह u होता। देखते हैं। कार्तिक तुम आए नहीं 2 दिन क्लास में, क्या हुआ? सर वो सर दीदी का सर रिजल्ट आना था, तो तो सर दीदी के पास फोन था। अच्छा, तो दीदी खुशी मना रही थी पास होने की। हाँ सर। कितने नंबर आए दीदी के? सर 88% आए। क्या बात है, गुड। तो अभी देखें इधर, अब तुमने जो डिफरेंशिएशन छोड़ दिया ना, मैं आज ही अपलोड करूंगा, ठीक है बच्चों? आज मैं आपको डिफरेंशिएशन के सारे जो अपने लेक्चर्स हैं सारे अपलोड करूंगा। आज ही के आज उन्हें देखो, जो डाउट्स रहे उनको मुझे से कल परसों में खत्म कर लो, क्योंकि इस संडे को टेस्ट है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक मैथमेटिक्स पूरे का। इसको ध्यान रखिएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल फिजिक्स में।
और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे एमसीक्यू टाइप। तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर x पे होल स्क्वायर dy अपॉन dx। तो अब ये u मान लिया आपने, तो क्या हो गया, u स्क्वायर का कितना होता है 2u, यानी कि 2u, और u की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर x। किसको u माना था, इसको u माना था, तो u माना था, तो भैया 1 का क्या हो जाता है 0, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करोगे ना, 1 तो अकेला है, और अकेला जब होता है कांस्टेंट तो 1 का कितना हो जाएगा भैया 0। 0। और कोसेक स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला लिखवाया है क्या मैंने, कोसेक स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला है क्या, 900। किसका है फॉर्मूला, कोसेक एक्स का फॉर्मूला है क्या, बोलो। पता नहीं ऐसे घबरा रहे हो तुम, स्टडी मटेरियल भेजा था ना मैंने, तुम लोग ने यस सर। स्टडी मटेरियल के प्रिंट निकलवा लो, ठीक है, प्रिंट ओके सर। निकलवा के सारा स्टडी मटेरियल जो जो भेजते जाएं उसके प्रिंट निकलवा के रखते जाओ। तो अगर तुम लोग देखोगे, मैं बता रहा हूँ कौन से पेज नंबर पे डिफरेंशिएशन आ गया हमारा, पेज नंबर 3 से, ओके पेज नंबर 3 डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले कहाँ गए, तो थ्योरम्स हैं डिफरेंशिएशन की, कुछ फॉर्मूले भी होंगे यार, बेसिक इंटीग्रेशन, फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, जैसे फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन लिखे हैं, फिजिकल मीनिंग, अच्छा ये है ना, नहीं ये तो फॉर थ्योरम है, x टू द पावर n, कोसेक x का कहाँ है, फॉर्मूले में नहीं लिखवाया मैंने, अच्छा हाँ लिखा है ना फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, तो कोसेक x का है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, है ना फॉर्मूला, कौन से नंबर पेज पे है, माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, ये है आपके पेज नंबर 6 पे, 6 या 5 देख लेना। तो कोसेक माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अगर कोसेक एक्स होता तो, लेकिन ये तो ससुरा कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, यानी कि कोसेक एक्स पे स्क्वायर है, तो ये तो हमें आता नहीं है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे किसको, कोसेक एक्स को अब हम मानेंगे एक्स यू, तो मान ही लिया, अब इसको मानेंगे हम वी, 1 का तो 0 हो ही गया, 0 प्लस इसमें मानेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर एक्स को एक्स वी स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर का आ जाएगा 2v, वी मतलब कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का दोबारा करेंगे तो वो आएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू, माइनस कोसेक एक्स इंटू, क्या कर रहा हूं मैं, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो गया अपना पूरा का पूरा सॉल्व, तो आएगा 2 1 प्लस, चलो ये स्टेप फिर से बता देते हैं, हम इसको पूरा मिटाते हैं, ये जो हमने स्टेप किया इसको हम पूरा मिटा देते हैं, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स तक तो ठीक था, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन पे आए तो डिफरेंशिएशन इसका 1 का डिफरेंशिएशन जो रहा वो 1 का डिफरेंशिएशन हुआ 0 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स में कोसेक एक्स को मान लिया हमने v, तो हो गया v का स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है 2v, और v तो हमें कितना है कोसेक एक्स, तो v की जगह लिख देंगे कोसेक एक्स, किसको हमने माना था v कोसेक एक्स को, तो जिसको भी मानते हैं उसका दोबारा करते हैं, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बताएं भैया अभी आया समझ में कि नहीं, यस सर। स्नेहा, यस सर। स्नेहा आ गया,
ठीक है कार्तिक, तुम चिंता मत करो, अभी हम लोग नया शुरू करने वाले हैं। बस हो गया, अभी समझ में आ गया, एक वाला हो, दो वाला हो, तीन वाला हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद करते चले जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज चेन रूल। यू मान लिया, वी मान लिया, एट जेड मान लो, टी मान लो, मानते चले जाओ, और जिसको भी मानोगे उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब मानना क्यों पड़ता है? मानना भैया हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट उससे फॉर्मूले से होता नहीं है। जैसे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन अगर हम 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स को u मान लेते तो u स्क्वायर बन जाता, और u स्क्वायर का फॉर्मूला था 2u, तो हमने यहां पर कर दिया 2u। फिर उसके बाद जिसको u माना उसका दोबारा करो। किसको u माना? 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स को हमने u माना, तो इसका दोबारा करोगे, दोबारा 1 का तो हो जाएगा 0, ये 1 का कितना हो जाएगा 0, और कोसेक स्क्वायर एक्स का फिर से इतना बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर हमने कोसेक स्क्वायर एक्स को फिर से v माना, और कोसेक एक्स का दोबारा से किया तो कितना आ गया हमारा? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर? डन। तो डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग जो था, वो डिफरेंशिएशन का मीनिंग था हमारा किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का आपस में रिलेशन निकालना। रिलेशन डायरेक्ट नहीं, उनके चेंज का रिलेशन निकालना। मतलब एक में सडन चेंज हो तो दूसरे में कितना सडन चेंज होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज। एक में इतना होगा तो दूसरे में कितना होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाएंगे बच्चे। सर माइक म्यूट है आपका। ओह सॉरी 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 सॉरी। तो शुरुआत में देखो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। एडिशन जब बच्चा था, जब छोटे थे हम लोग, तो एडिशन पढ़ा। फिर 9-10 क्लास में आए तो वहां पर हमने मीन मोड मीडियन निकालना सीखा। स्टैटिस्टिक्स में समेशन नाम की चीज पढ़ी, और समेशन अब जाके कक्षा 11 में जब समेशन बड़ा हो गया तो वो और इंटीग्रेशन में बदल गया। बट बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब भी यही होता है, ऐड करना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ढलान निकालना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। इंटीग्रेशन का मतलब डिफरेंशिएशन। लेकिन और अच्छी बात यह है, मैथमेटिकली इनके फॉर्मूले जस्ट अपोजिट होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉसेक। तो और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस साइन एक्स। तो पता साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉसेक। वेरी गुड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। तो ये जस्ट अपोजिट कर दिया है, तो अभी मैं करके भी दिखाऊंगा तुम्हें। मैथमेटिकली सॉल्व करना, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है तो काफी कुछ तुम्हें इंटीग्रेशन भी आता है। पहले इसका फिजिकल मीनिंग, हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, हम लोग पहले उसका फिजिकल मीनिंग समझ रहे हैं। इसका फिजिकल डिफरेंशिएशन से समझना आसान है, वो भी आसान था, ये भी आसान है। एडिशन, जैसे कि आपको लिखा है, कोई भी रैंडम चीजें दी हुई हैं, रैंडम दिया हुआ है, जैसे कि आपको ऐड करना है, ऐड x1 x y एंड z, मतलब अलग अलग चीजें ऐड करनी है कुछ भी, तो आप क्या लिखते हो? x प्लस वाई प्लस z। क्लियर है? ये हो गया एडिशन। फिर जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपको सिमिलर चीजें ऐड करना है। आपको बोल दिया ऐड x1 x2 x3 डॉट 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 एक्स एन तक आपको ऐड करना है, तो आप इसको लिखते हो समेशन में, समेशन एक्स आई, और आई की वैल्यू कहां से? 1 से लेके आई की वैल्यू एन तक। समेशन में ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हाँ या ना, जल्दी बताओ। मीन मोड मीडियन में पढ़ा था ना? और अब हमसे कह दिया जाए ऐड x1 टू xn। जरा ध्यान से देखना, समेशन और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है।
समेशन में x1 के बाद सीधी x2 वैल्यू है, x1 और x2 के बीच की कोई वैल्यू हमें ऐड नहीं करनी है, लेकिन जैसे कि x1 की जगह 1 और x2 की जगह 2, तो 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यूज नहीं होती हैं क्या? 1 और 2 के बीच में वैल्यूज होती हैं कि नहीं होती हैं? बोल ही नहीं रहे यार तुम लोग। सर होती है, हाँ, कौन कौन सी होती हैं? तो लाइक 1.5, और बस तो 1.5 होता? 1.1, 1.2, हाँ, कितनी होती हैं? नहीं सर 1.1 से नहीं, कितनी सर होती हैं? 9, हैं? 9 होती हैं? अच्छा, 9 1.11 नहीं होती? सर ऐसे तो बहुत होती है। बहुत मतलब कितनी होती हैं? इनफाइनाइट होती है। मतलब जो बहुत है वो भी शब्द सही है यहाँ पर, ऐसे तो बहुत होती है, मतलब इनफाइनाइट होती हैं। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी ना, कितना भी छोटा छोटा होगा लेकिन वो होगा ना। तो जब आपको ऐड करने के लिए बोला जाता है x1 से लेकर डायरेक्ट xn तक, तो आप उसके बीच का कुछ भी नहीं छोड़ते हो, सब स्वीप करते चले जाते हो, सब ऐड करते चले जाते हो। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन, और इसको लिखते ऐसे हैं, इंटीग्रेशन dx फ्रॉम x1 टू xn। ये जो सिंबल है ऐसा वाला, ये जो ऐसे लंबे से ऐसी लाइन बनाई है मैंने, इसको कहते हैं अपन लोग इंटीग्रेशन का सम। और x1 से x2 ये लिमिट्स हैं अपनी। x1 लोअर लिमिट है, मतलब कहां से तुम्हें ऐड करना शुरू करना है, x2 अपर लिमिट है। तो इसको जरा आप समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ किसी एक फंक्शन में। बेसिक रिलेशन समझ में आया एडिशन, समेशन और इंटीग्रेशन में? पता है भैया लोग? हम्म। यदि हम ये यदि हमको दिया है, देख लो, चलो तुम लोग बोलते तो कम ही हो, बेचारे शर्मीले बच्चे हो तुम लोग, बोल दोगे तो फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा, इसलिए कम ही बोलते हो, फालतू समझ में आने लगे और बेकार। इसमें हमने यहाँ पर y और यहाँ पर x, तो एडिशन, समेशन और इंटीग्रेशन। इफ y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, तो y और इधर x। ग्राफ बनाया हमने, कोई भी रैंडम सा ग्राफ बना लिया, कुछ भी, तो वो रैंडम सा जो ग्राफ बन रहा था वो बन गया हमारा कुछ, ये रहा ऐसे, ये हमारा ग्राफ बन गया। ओके फाइन, यहाँ पर ग्राफ हमारा कहीं से भी कहीं तक जा रहा है। अगर हम इस ग्राफ को बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ हमारा इधर चलते चले जाएगा और इधर वो चलते चले जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, कहीं भी जा सकता है, बहुत दूर तक भी जा सकता है, हमें नहीं पता, जा सकता है बस, और वो जा रहा है। ग्राफ हो गया y और x में मस्त सा सुंदर सा। अब आप क्या करो, किसी एक रैंडम पॉइंट को पकड़ लो, मान लो इधर, और इधर पे निकालो dx। dx तो dx कितना आएगा यहाँ पर, ये मोटाई dx की स्ट्रिप काट ली आपने, ग्राफ में dx की स्ट्रिप काट ली। अच्छा, अभी तो ये dx की स्ट्रिप यहां से काटी है, अगर मान लो आप इस dx की स्ट्रिप को और आगे से काटते तो ये स्ट्रिप कुछ ऐसी बनती, और आगे से काटते तो ये स्ट्रिप ऐसी बनती, और आगे से काटते स्ट्रिप ऐसी बनती,
कहीं से इधर से काटते स्ट्रिप ये आ जाती, यहाँ से काटते स्ट्रिप ये आ जाती, यहाँ से काटते स्ट्रिप ये आ जाती, यहाँ से काटते स्ट्रिप ये आ जाती, इस तरफ से काटते स्ट्रिप ये आ जाती, इस तरफ से काटते स्ट्रिप ये आती। आप क्या कर रहे हो? स्ट्रिप काटते ही जा रहे हो, 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 काटते ही जा रहे हो। और अगर आप इन सभी स्ट्रिप के एरिया को जोड़ोगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? यदि आप इन सभी स्ट्रिप के एरिया को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? बताओ। फिगर का एरिया, कर्व टोटल के एरिया नीचे। अंडर दी ग्राफ, टोटल ग्राफ के अंडर का एरिया। चलो हम इसको इधर से हटा के एक ही पे विचार करते हैं। पहले एक स्ट्रिप का एरिया निकाल देते हैं। एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे तो जहां पर हमने dx स्ट्रिप काटी है उस जगह पर y की वैल्यू ये रही, सामने जो आपको दिखाई दे रही है। मान लिया दिस इज द वैल्यू ऑफ y। इस dx स्ट्रिप आपने जहां काटी है वहां पर y की वैल्यू ये थी। कहीं इधर और से काटते तो y की वैल्यू अलग आती, और से काटते तो y की वैल्यू अलग आती। अब जरा आप इस स्ट्रिप का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ द स्ट्रिप बराबर कितना आ गया? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां से यहां तक की जो इसकी लंबाई है वो कितनी है भैया? y। और चौड़ाई है वो कितनी है? dx। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना आ गया? y इंटू dx। और अगर आप इस स्ट्रिप का इंटीग्रेट कर दोगे तो आप इस ग्राफ के अंडर का टोटल एरिया निकालोगे। देन एरिया ऑफ द स्ट्रिप से देन एरिया अंडर द ग्राफ, स्ट्रिप के एरिया के अलावा आप एरिया अंडर दी ग्राफ निकालते हो। तो बच्चों एरिया अंडर दी ग्राफ कितना आ जाएगा आपका? y इंटू डी एक्स। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ या ना? ओए, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स नहीं आ रहा समझ में? बोलो यार। कार्तिक तुम बताओ। आ रहा था कार्तिक तुम बताओ। सर, नहीं आया समझ में, एक और रिपीट कर दीजिए। ओके, तो स्नेहा तुम्हें आया समझ में? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा आया, ज्यादा नहीं आया ना? यस सर। जतिन तुम्हें? जतिन? थोड़ा थोड़ा आ रहा। और यश गुप्ता? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। राधिका? राधिका बेटा यस सर, आ रहा। पूरा आ रहा है? सविता? सर थोड़ा थोड़ा। चलो सविता तुम तो गणित वाली हो रे। गणित वालों को तो बिल्कुल झकास आना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा झकास आना चाहिए बायो वालों को। गणित वालों को तो दोबारा मौका मिलेगा, बायो वालों को नहीं मिलेगा। चलो इधर देखते हैं सामने। तो हमारे पास y एक फंक्शन ऑफ x है, उसका हमने ग्राफ बना लिया। ओके, यहाँ तक कूल था सब, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आपने क्या किया, किसी भी जगह पर एक पतली सी स्ट्रिप काट दी dx की। dx क्या होता है? वेरी स्मॉल, इनफाइनेटिसिमल स्मॉल डिस्टेंस ऑफ x, जहां पर इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन x, बहुत थोड़ा सा x में चेंज को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन x, और उसको लिखते हैं हम लोग dx से। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन x को लिखते हैं हम लोग dx से। डेल्टा x लिखते हैं अगर बड़ा चेंज है तो, और छोटा चेंज है तो उसे dx से लिखते हैं। तो अब आपने स्ट्रिप काट ली, और जो स्ट्रिप कटी उस स्ट्रिप का अब आपको एरिया निकालना है। तो स्ट्रिप का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई।
लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, लंबाई कैसे निकालोगे? y की वैल्यू लंबाई हो जाएगी, वर्टिकल में क्या है y, तो y की वैल्यू इसकी लंबाई हो जाएगी, और जो भी वैल्यू होगी, मुझे नहीं पता क्या होगी, जो भी होगी y की जो भी वैल्यू होगी वो उसकी लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई मतलब dx, जो हमने स्ट्रिप काटी है वही स्ट्रिप की चौड़ाई हो गई। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप जब आपने निकाला तो लंबाई गुणा चौड़ाई लगाया तो y इंटू डी एक्स आ गया। अब आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर कि इंटीग्रेशन का फायदा क्या है। यदि आप इस छोटी सी पतली सी स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट करते हो तो आपको टोटल एरिया अंडर द ग्राफ निकल आता है। अब मैंने आपको इधर इंटीग्रेशन का मतलब समझाया नहीं है ढंग से, फिर से बताता हूं। इंटीग्रेशन का बहुत ही झकास सा मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूअस समेशन। कंटिन्यूअस समेशन। यदि आपको एरिया निकालना है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यदि आपको एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है आपको? आपको निकालना है इस पतली सी, इस नहीं, इस पूरे ग्राफ के अंदर का एरिया। तो आपको स्ट्रिप dx, जो स्ट्रिप अभी इधर से काटी है जैसे सामने चित्र में है, आपको पूरे ग्राफ के नीचे बहुत सारी dx 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 स्ट्रिप काटनी पड़ेंगी। सभी स्ट्रिप काटोगे और सभी के एरिया निकालोगे, हर एक के लिए y की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, जगह 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 करोगे तो आपकी पूरे ग्राफ के अंदर का एरिया निकल आएगा। हाँ या ना? यस सर। और यहाँ पर जो हम सामने देख रहे हैं अपने ग्राफ में, जो पतली सी स्ट्रिप है, अगर हम दूसरी स्ट्रिप काटते भी हैं तो वो भी इससे जुड़ी हुई होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। यस सर। अगर हम हाँ सर। तीसरी स्ट्रिप काटेंगे तो वो दूसरी वाली से जुड़ी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। उसके अगले वाली स्ट्रिप पिछले वाली स्ट्रिप से जुड़ी रहेगी। हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। अगर हमें एरिया निकालना है तो हमारे पास एक तरीका है। हमने देखो, तुम्हें ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है, तुम्हें रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है, तुम्हें और सर्कल का एरिया निकालना आता है, तुम्हें क्या इस अजीब से ऊबड़ खाबड़ ग्राफ का एरिया निकालना आता है क्या? हाँ या ना बताओ। नो सर। नहीं आता। अगर तुम्हें इस ऊबड़ खाबड़ ग्राफ का, यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ x का कोई भी रैंडम सा आपको ग्राफ निकालना है, आपको एरिया निकालना है, तो क्या आप उसका एरिया का कोई फॉर्मूला आपको आता है क्या? हाँ या ना बताओ, आता है क्या आपको ग्राफ का एरिया निकालना? अरे यार, तुम लोग बहुत ही। नो सर। हाँ, अगर आपको एरिया निकालना नहीं आता है तो फिर ऐसे तो लाखों करोड़ों आपके वो निकल जाएंगे छोटे छोटे शेप, अगर आप एरिया याद करने को बैठोगे। ट्राइंगल का याद कर लिया, रेक्टेंगल का कर लिया, पैराबोला के नीचे का कैसे याद करोगे? और ये सब बहुत 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 बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, तो फिर ऐसे में याद करना आपके लिए लगभग असंभव हो जाता है। तो उस स्थिति में आपके पास, आपके रेस्क्यू में आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम वी फाइंड द एरिया अंडर द कंप्लीट ग्राफ। एक ग्राफ के नीचे का कंप्लीट एरिया निकालते हैं। तो ग्राफ के नीचे का कंप्लीट एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। किसको इंटीग्रेट करना पड़ता है? स्ट्रिप को। इंटीग्रेट का मतलब होता है ऐड, यानी कि एक स्ट्रिप के एरिया निकाल करके उसके छोटे 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 शुरू से लेकर एंड तक सारे स्ट्रिप के एरिया को जोड़ देंगे और वो आपस में कंटिन्यूअस होंगी। कंटिन्यूअस से मतलब है एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। उस तरह को जोड़ने को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल भी है। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास एक कैंडल थी, मोमबत्ती। मोमबत्ती को आपने क्या किया? कैंची से काटा, कैंची से काटा 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 काटा, उसके मोमबत्ती के 50 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए। अगर आपको उन सभी टुकड़ों को बराबर बराबर टुकड़े जो थे उन, या बराबर नहीं भी थे, टुकड़े कर दिए, यदि आपको अभी उन टुकड़ों को आपस में दोबारा से जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे? एक एक उठा उठा करके जोड़ लोगे? यस और नो? यस सर। मान लो वो आपने जो गिराए हैं, सुनते रहिएगा बहुत ध्यान से और मेरी बात को बहुत गौर से मतलब समझिएगा। यदि मान लो आपने वो टुकड़े गिराए थे, वो गिराए किसी गरम वो डोसा वाले तवे पे, तवे पर गिरेंगे तो वो मोमबत्ती के टुकड़े क्या होंगे? गरम मेल्ट हो तवे पर जाएंगे। मेल्ट हो जाएंगे। अब अगर आप उन्हें जोड़ोगे तो क्या उन टुकड़ों को वापस से जोड़ सकते हो वैसे ही?
नो सर। नो सर। फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे जोड़ने के लिए, कैसे उनको इकट्ठा जोड़ोगे आपस में, कैसे, क्या पूरे तरीका को क्या है पिघला तुम्हारा? के एक कंटेनर में डाल देंगे। कंटेनर में डालेंगे, तुम वो पिघल तो चुका ही है, उस पर कंटेनर में डालोगे। हाउ आर यू गोइंग टू पुट दैट इन कंटेनर? मान लो आपके पास तवे को आपने उल्टा टेढ़ा कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, कंटेनर को नीचे रख दिया और उसको गिरा रहे हो आप, यानी कि सबको जोड़ रहे हो। आपने एक बात को नोटिस किया होगा, जब अब मोम गिर रही होगी तो वो पिछले मोम के पार्टिकल अगले मोम के पार्टिकल से जुड़े होंगे कि नहीं, हाँ या ना? यस जल्दी सर। बोलो। सर। यस सर। यही है हमारा इंटीग्रेशन। और पिछला जो हमने किया था वो समझ लो साधारण एडिशन या समेशन है। साधारण समेशन में हमें अलग अलग आइटम दिए जाते हैं जिनको अपन जोड़ सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको एक कंबाइंड सिस्टम दिया जाता है। इंटीग्रेशन में आपको इकट्ठा दिया जाता है जिसको आपको जोड़ना होता है। आया समझ में? यस सर। इंटीग्रेशन में और कंबाइंड एडिशन में क्या अंतर है, आया समझ में? हाँ या ना, आया समझ में? समेशन में आप अलग अलग चीजों को जोड़ते हो जो एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन में आप सब उन चीजों को इकट्ठा करते हो जो आपस में एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस है। मतलब एक स्ट्रिप, जैसे ग्राफ के, इस ग्राफ में एक स्ट्रिप और दूसरी स्ट्रिप के बीच में कोई भी गैप नहीं है, वो सब इधर से लेके उधर तक आपको सारी स्ट्रिप जोड़नी है। तो सारी स्ट्रिप को इकट्ठा जोड़ने को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेट करना। तो हमने एक स्ट्रिप का एरिया निकाल दिया और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। There are, who knows about these two types? एक होता है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मुझे कोई बताएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट में आपके हिसाब से क्या अंतर है? कोई बताना चाहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके हिसाब से क्या अंतर है? डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन बिटवीन फिक्स्ड लिमिट्स, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है रैंडम इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है हमारा रैंडम इंटीग्रेशन, मतलब लिमिट नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमको इस ग्राफ में ही देखिएगा, हमको एक ग्राफ में लिमिट दे दिए जाए, मतलब आपको इधर से लेकर के, एक मिनट दूसरे कलर से ले लो, हमको इधर से लेकर के इधर तक के सारे, यहां से लेके यहां तक के सारे, मतलब x1 से लेके x2 तक को इंटीग्रेट करना है। अब हमें x2 से आगे नहीं जाना और x1 से पीछे नहीं जाना। तो ये पूरे एरिया को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वो आएगा ऐसे y इंटू डी एक्स, लेकिन यहाँ पर लिमिट लिख देंगे बिटवीन लिमिट्स x1 टू लेकर x2 तक। आया समझ में? आ गया समझ यस में? सर। अभी जरा हम अगले उसमें जाते हैं, अगले पन्ने पर, और वहां पर हम आपको बताते हैं पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है और फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। पहले साधारण तरीके से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। indefinite integration, indefinite integration, integration
without limits. इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट हमारा होता है इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके फाइन. जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है बिना लिमिट, रैंडम, मतलब कहीं से लेकर के कहीं तक भी. हेयर वी add a constant, ये कांस्टेंट अननोन होता है, C, to show that integration does not have limit. Okay, so there are some formulas for integration. देखना, सबसे पहले आपको यदि दिया जाए if y is equals to x to the power n, then integrate y dx बराबर हो जाएगा इंटीग्रेट y की जगह क्या लिख देंगे, x टू दी पावर n dx, और x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर n प्लस वन. वहां पर पावर एक घटती थी तो n माइनस वन होता था डिफरेंशिएशन में, यहाँ पर प्लस वन हो रहा है. वहां पर आगे आ जाता था, यहाँ पर डिवाइड में जा रहा है n प्लस वन. इंटीग्रेशन n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, और ये इनडेफिनेट है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट c साथ में लगा देते हैं. अभी और देखो, यदि हमसे पूछा जाए y बराबर साइन एक्स, देन इंटीग्रेशन y dx बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स dx बराबर माइनस का cos x, और इनडेफिनेट नेचर बताने के लिए कांस्टेंट c का गुणा कर देते हैं. हर बार हम ऐसा ही करते हैं. एक और फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले इनको एज इट इज खचाखच रट जाओ, घोल के पी जाओ. इफ y बराबर cos x है तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोई नहीं बता रहा, बताइए. साइन एक्स. प्लस का साइन x और प्लस का c. ओके अच्छा, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, e to the power x. ओहो, तो फिर e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, e टू दी पावर x. e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक जैसा रहता है. अच्छा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 upon x. 1 upon x. तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 upon x plus constant. अरे लड़की, log x. जाने क्या कर रही है, मैंने क्या पूछा, ये क्या बता रही है, हैं? क्या हो गया, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम क्या बता रही हो. तो इफ y बराबर 1 अपॉन x, तो इसका इंटीग्रेशन पता कितना होगा, इंटीग्रेशन y dx बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx. 1 अपॉन x का कितना होता है, log बेस में ex प्लस कांस्टेंट. और कौन से फॉर्मूले लिखवाए थे,
अरे भूल गए तुम लोग। बस ठीक है, इतने ही से तो फॉर्मूले लिखे हैं उसमें। कुछ और मेथड भी होते हैं इंटीग्रेट करने के, पर कोई दिक्कत नहीं। चलो बस इतने ही पे हम लोग अभी के लिए इतने ही लिखते हैं। फॉर्मूले हमारे बहुत सारे हो गए, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर जितने जरूरी हैं बेसिक मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपको उतने लिखवा दिए। हमारे स्टडी मटेरियल में भी उतने ही लिखे हैं, उससे ज्यादा की हमें हाल फिलहाल तो जरूरत नहीं है। तो कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं। हमको दिया जाए इंटीग्रेट नहीं, इंटीग्रेट नहीं, कुछ थ्योरम्स और लिख लेते हैं, वो एडिशन वाली एक इम्पॉर्टेंट चीज है। यदि इफ y बराबर f1x और प्लस माइनस f2x, देन इंटीग्रेशन y dx बराबर क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दो, f1x dx प्लस माइनस जो भी रहेगा f2x dx। अब इसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन का अलग से फॉर्मूला नहीं होता है, होगा जो जब भी आएगा कुछ ऐसा अजीब सा तो मैं बताऊंगा। आपके फिजिक्स में बहुत ज्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं होते हैं। वैसे तो फिर आइलेट रूल होता है, इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा सा सिस्टम है, वो आप लोगों को क्लास में सिखाया जाएगा। बायो मैथ्स वाले बच्चों को और बायो वाले बच्चों को जरूरत नहीं है सीखने की। अब आ जाते हैं हम लोग काय पे, एग्जाम्पल पे। बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, एक मिनट। एग्जाम्पल 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 चुक 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 चुक। देखो, मैंने कहा था मैं आपको असली एकदम इंटीग्रेशन कराऊंगा। तो हमारे पास दिया हुआ है y बराबर इंटीग्रेशन, पहले आसान वाले कर लेते हैं। y बराबर x टू द पावर 15, ये तो आपके स्टडी मटेरियल में ही दिया हुआ है। देन फाइंड, या फिर ऐसे ऐसे लिख दें, इंटीग्रेट y with respect to dx। dx से रिस्पेक्ट में करो, तो इंटीग्रेशन y dx बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 15 dx। बताइए भैया क्या हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे, कौन x to बताएगा? the power 16 upon 16। हाँ, कैसे पता चला? x की पावर 15 प्लस 1 अपॉन में 15 प्लस 1, और प्लस c लिखना कतई ना भूलें। अगर आपको लिमिट नहीं दी गई है जैसे कि इस सवाल में, तो आपको ऐसे ही करना है। तो x टू द पावर 16 बटे में 16 प्लस c, ये होगा आपका आंसर। यहाँ पर कांस्टेंट c टोटली रैंडम है। चलो अब मैं समझाता हूँ कांस्टेंट c की जरूरत क्यों होती है। पहले एक आध दो, एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो, ये नंबर 1 था, दूसरा और कर लेते हैं। इंटीग्रेशन नहीं, y बराबर साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। देन इंटीग्रेशन y dx बराबर आएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स dx अलग प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx अलग। अब क्या करेंगे बच्चों, साइन एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस cos माइनस x। कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स, और 1 अपॉन एक्स का कितना आ जाएगा, log लॉग एक्स। ex। बेस में ई एक्स, और प्लस का एक कांस्टेंट सी लगा दो, आंसर। भूलोगे तो नहीं? नो सर।
अभी जरा हम आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मैथमेटिकली आपस में इंटरचेंज करके दिखाते हैं। हमसे कहा जाए, देखिएगा हम यहां पर लिखते हैं, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो काम की बात ये है, डिफरेंशिएशन में आप क्या पता कर रहे हो, dy बटा dx, जो कि आपको बताता है स्लोप, और इंटीग्रेशन में आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन y dx, जो कि आपको क्या बताता है, एरिया अंडर ग्राफ। अच्छा, चलो भैया इनका कुछ एक रिलेशन समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमें एक रैंडम सी सिचुएशन दे रखी है, गिवन y बराबर 5x² प्लस 3x प्लस 8। इसका डिफरेंशिएट करो बच्चा लोग, dy बटा dx निकालो, कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 10x plus 3. फिर से बोलो, 10x plus 10x, 3. वेरी गुड। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 5 2 जा 10x प्लस और x का हो जाएगा 1, और 8 का कितना हो जाएगा बच्चों, 0. 0. 0। ऑसम, वेरी नाइस। अभी देखना, अब हम इसको सेटअप को इंटीग्रेशन में कैसे बदलते हैं, मैं समझाता हूं आपको इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। जगह बना लिया अपन ने, यहाँ पर लाइन खींच दी। ओके, टाइम कम है अपने पास, ठीक है। तो dy को यहीं रखो, dx को उधर ले जाओ। dy बराबर 10x प्लस 3, और अंदर क्या आ जाएगा, dx। अब इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो dy बराबर इंटीग्रेशन 10x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 dx। चलो जरा बैक करके फॉर्मूले वाले उस पे जाते हैं। यहाँ पर एक आध फॉर्मूला और बनना चाहिए, इधर नहीं बनेगा तो इधर। यार मैंने जगह ही नहीं छोड़ी, कैसा आदमी हूं मैं। यदि कभी y एक कांस्टेंट हो a, और आपको निकालना है इंटीग्रेशन y dx, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट बाहर ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, अकेला dx। और जब भी अकेला dx हो या dy हो, कुछ भी हो, तो उसका आता है x, y हो dy होगा तो y, प्लस कांस्टेंट तो है ही है। आया समझ में, अकेला अंदर dx होगा तो उसका इंटीग्रेशन आएगा x, जैसे कि अभी होने वाला है। देखिए, तो यहां पर उधर जगह बना ले। ओके, तो जैसे कि इधर, ओके, तो यहाँ पर dy का इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, y बराबर 10x का करोगे तो 10 बाहर आ गया, x का कितना हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, और dx का कितना हो जाएगा, x, और कांस्टेंट लगा देंगे c। कितना हो गया, 2, 2 से 10 गया कितनी बार, 5 बार, कितना होगा 5x² प्लस 3x प्लस c। आया कुछ कुछ समझ में कि नहीं आया, क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, जल्दी बोलो क्या दिख रहा है। Same equation, sir. यही वाली इक्वेशन सेम, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, Constant. कांस्टेंट का। अपने को नहीं पता कि ये कांस्टेंट क्यों आया, ठीक है, मतलब इंटीग्रेट करने पर कांस्टेंट क्यों आया, नहीं कितना आया ये अपने को नहीं पता होता है।
तो क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो जब उसे आप पलटते हो तो वापस वो 0 का कितना था, वो हर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है। 8 का भी 0, 10 होता तो भी 0, अगर ई लिखा होता तो भी 0, sin 45 लिखा होता तो भी 0, हर कांस्टेंट का 0 होता है। तो इसीलिए हम रैंडम कांस्टेंट सी लिख देते हैं और सेम इक्वेशन आ जाती है। मतलब किसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों करते हो तो वो इक्वेशन हमें वापस मिल सकती है। आया बात समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. चलो ठीक है। अब जो आपको स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिए गए हैं इंटीग्रेशन के बाद, वो जो उसमें एग्जाम्पल में है और ऐसे में है, सभी करने हैं, ठीक है। उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले मत करना, कल हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन समझेंगे, लिमिट रखना समझेंगे, और एक आध दो मुश्किल वाले इंटीग्रेशन सीख लेंगे, ठीक है। Thank you, sir. चलो ठीक है, ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। हेलो, हाँ जी।